नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। देवभूमि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या आज भी पलायन है और इसके पीछे की वजह है पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। हालांकि सरकार रिवर्स पलायन के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। उन्हीं योजनाओं में से एक है होम स्टे योजना, जिसे लेकर सरकार का दावा है कि अब तक प्रदेश में करीब 5,000 होम स्टे बन चुके हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोग अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। सरकार के दावों पर चर्चा करेंगे और विपक्ष के भी सवाल यहां पर जानेंगे, लेकिन उससे पहले होम स्टे से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मतलब उत्तराखंड के पहाड़ों में रहकर भी आज के समय में लोग 50,000 रुपए महीने तक की कमाई कर रहे हैं। साथ ही गांव के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। देहरादून में आयोजित गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद में पहुंचे होम स्टे संचालकों ने राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के सामने योजना पर चर्चा की और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उसे दूर करने की मांग की। साथ ही कई होम स्टे संचालकों ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं, जिस पर राज्य के मुखिया ने गंभीरता से विचार करने की बात कही है। जितने भी मेरे प्रवास के कार्यक्रम होते हैं, उन प्रवास के कार्यक्रमों में अगर जहाँ भी होम स्टे आसपास होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं होम स्टे में ही रुकूं और उनमें रुकने पर जिस प्रकार की मुझे अनुभूति होती है सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, वो अनुभूति आप सब लोगों को यहाँ देख के मुझे अलग अलग प्रकार की अनुभूति यहाँ पर हो रही है। बहुत शानदार एक कार्यक्रम, गाँव से ग्लोबल तक पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको एक नई दिशा देने वाले आप सभी होम स्टे संचालकों को ये कार्यक्रम समर्पित है। और बहुत दिनों से ये मन में बहुत दिनों से विचार था कि आप सबके साथ एक अच्छा संवाद हो, आप सबको इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, आप सबको सुना जाए और उसमें सरकार और क्या ऐड कर सकती है, क्या और अच्छा कर सकती है, उसको आगे बढ़ाया जाए। संवाद कार्यक्रम में होम स्टे संचालकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार होम स्टे को तेजी से बढ़ावा दे रही है। होम स्टे संचालक प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को ठहरने की अच्छी सुविधा के साथ ही राज्य की संस्कृति, परंपरा, खान पान, पहनावे से भी अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की असली आत्मा गांव में बसती है, जहां प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक विरासत का अद्भुत संगम एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। आप सभी ने न केवल हमारे प्रदेश में आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं उनको ठहरने की उत्कृष्ट व्यवस्था आप लोग प्रदान कर रहे हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, खान पान, पहनावे और जो मेहमान नवाजी है वह भी लोग जान रहे हैं। और एक वो नया भी चल रहा है कि मेरा एक घर उत्तराखंड में भी, इस प्रकार का भी एक लोगों के मन में विचार आ रहा है। एक होम स्टे में रुकने वाला एक तो हमेशा पूरे जीवन भर के लिए उस परिवार से जुड़ जाता है, उस गांव से जुड़ जाता है और जब वो आता है तो केवल एक होम स्टे में ही नहीं रुकता है, फिर उसके आसपास पूरी चहल पहल बढ़ती है, तमाम प्रकार के लोगों की एक आजीविका बढ़ती है। सीएम धामी इस बात पर जोर देते हैं कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। दूर दराज गाँव में होम स्टे योजना अपनी एक अलग पहचान बना रही है। राज्य के 5,000 से अधिक परिवारों ने इस योजना से जुड़कर अपने घरों के द्वार पर्यटकों के लिए खोले हैं। होम स्टे चलाने वाले सभी लोग हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं ये कहूँ कि आप सभी हमारे राज्य के सच्चे एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, जो राज्य की संस्कृति को आज देश दुनिया के अंदर ले जाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे विदेशी मेहमान भी हमारे जो है इन होम स्टे की तरफ को आएंगे और वो भी दुनिया के अंदर जाकर हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। इसलिए आप सबको मैं ब्रांड एम्बेसडर कह रहा हूँ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इस पहचान को हमें गांव से ग्लोबल तक पहुंचाना लक्ष्य रखा है। अलग अलग नीतियों और योजनाओं के जरिए अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर काम किया जा रहा है। तीर्थाटन और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। राज्य में धार्मिक, साहसिक, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म पर्यटन जैसे क्षेत्रों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड की जो असली आत्मा है वो हमारे गांव में बसती है
और जहाँ हमारी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक विरासत का एक अद्भुत संगम एक स्थान पर ही देखा जा सकता है। एक स्थान पर अनेक प्रकार की जो विविधताएं हैं वो हमको देखने को मिल सकती हैं। इसी उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे राज्य के दूर दराज गाँवों में होम स्टे योजना आज अपनी एक अलग पहचान बना रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार ने होम स्टे योजना की शुरुआत की थी और अब तक प्रदेश में अलग अलग इलाकों में 5000 होम स्टे का निर्माण हो चुका है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला। दरअसल उत्तराखंड सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल गृह आवास होम स्टे योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत सरकार की ओर से 50% की सब्सिडी देने का प्रावधान है, जो कि अधिकतम 15 लाख रुपए तक मिल सकती है। इसमें ब्याज में भी सब्सिडी देने का प्रावधान है, जो कि ब्याज में 50% मिलता है। इसके अलावा चाहे तो अपने पुराने घर की मरम्मत कर उसे होम स्टे में बदल सकते हैं। इस योजना के माध्यम से जहां हमारे गांव आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, वहीं युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से जो पलायन की रोकथाम है उसमें भी सहायता प्राप्त हो रही है। और आप सबके बड़े अच्छे अच्छे सुझाव भी यहाँ पर आए हैं। और सच में चूँकि जो धरातल पर काम करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को और ज़्यादा जो धरातल की जानकारी है वो व्यवहारिक रूप से है। इसलिए हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो भी आप सब लोगों ने सुझाव दिए हैं उन सुझावों को हम आगे बढ़ाएं। आज हमारे होम स्टे न केवल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, खान पान, लोकगीत, हस्तशिल्प, प्राकृतिक जीवन शैली को वैश्विक स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर समस्या है। राज्य में 3.3 लाख से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं, जिनमें से 28,531 लोग स्थायी रूप से राज्य छोड़ चुके हैं। पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। सरकार के ही आंकड़ों पर ध्यान दें तो 2008 से 2018 के बीच 6,338 ग्राम पंचायतों से 3,83,726 लोगों ने अस्थायी पलायन किया। 2018 से 2022 के बीच 6,436 गांव से 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया और 2018 से 2022 के बीच 2,067 गांव से 28,531 लोगों ने स्थायी पलायन किया। लिहाजा विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। ठीक है, बढ़ावा दे रही है सरकार, ठीक है। मैंने नहीं सुना कि सरकार उसमें कोई योजना ला के उनको ठीक करने की कोई योजना है। पर अगर कोई अपना होम स्टे और बनाना चाहता है, अच्छी बात है। सरकार को उन होम स्टे चल पाएँ, वहाँ यात्री आ पाए, होम स्टे से आदमी कुछ अर्जित कर सके, उसके बारे में सोचना चाहिए। और वो तभी होगा कि जब अच्छी खासी संख्या में पर्यटक हमारे यहाँ आएंगे। वो पर्यटक कैसे आएँ, उनको आने जाने की सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तीर्थाटन और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों से पहाड़ की शांत वादियों में आते हैं, जिससे हजारों लाखों लोगों का परिवार चलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर होम स्टे के जरिए पर्यटकों को अगर पहाड़ों में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो लोग होम स्टे में ही रुकेंगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ के स्थानीय उत्पादों को लोग पसंद करते हैं, जिससे महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा होम स्टे योजना दे रही है। दरअसल अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार, इन दो मुख्य मुद्दों से जोड़कर होम स्टे योजना को देखा जा रहा है। अलग अलग इलाकों में अभी तक एक जो आंकड़ा सामने निकल कर आया वो 5,000 का, और एक अब हम सबको ध्यान है कि जब 2018 में इस योजना को शुरू किया गया था तो उस वक्त एक लक्ष्य रखा गया था कि कम से कम 5,000 होम स्टे उत्तराखंड में बनेंगे, जो शुरुआती दौर है, और आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। होम स्टे योजना से पहाड़ के गाँव की तस्वीरें बदल रही हैं। होटल छोड़ अब होम स्टे में रुकना लोग पसंद कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि लोग उस
परिवेश में रुकना चाहते हैं, जो एक पहाड़ी परिवेश है और होटल में वो तमाम चीज़ें नहीं मिल पाती, तो होम स्टे की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो होम स्टे से गाँव को भी एक अलग पहचान मिली है। कई ऐसी जगह हैं उत्तराखंड में जहाँ पर होम स्टे के जरिए उन जगहों को पहचान मिली है, लोग वहाँ पहुँचने लगे और होम स्टे के माध्यम से वहाँ की तमाम जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसका भी दीदार करते हैं। इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि होम स्टे योजना से कितना कुछ बदल रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री सीधा संवाद करते हैं उन लोगों के साथ जो होम स्टे से जुड़े हुए हैं, होम स्टे में स्वरोजगार कर रहे हैं और होम स्टे के साथ साथ जो अपने गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे कि होम स्टे जो योजना है सरकार की, उससे कितना बदल रहा है उत्तराखंड का पहाड़ और पहाड़ की अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को कितना बढ़ावा मिल रहा है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रभा बंदोनी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, अभिषेक भंडारी जी कांग्रेस से हैं, मीनाक्षी घिल्डियाल जी उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैकुरी जी भी वर्चुअली जुड़े हैं। आप सबका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। प्रभा जी, जो होम स्टे योजना की बात हो रही थी और लगातार सरकार इस पर बात करती रही कि हम इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, उत्तराखंड में पहाड़ पर आजीविका का एक साधन मिल गया है होम स्टे, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और इसके साथ ही साथ स्वरोजगार को एक बढ़ावा दिया जा रहा है। होम स्टे योजना में इसी बीच मुख्यमंत्री संवाद करते हैं उन लोगों के साथ जो होम स्टे से जुड़े हुए हैं। आप लोगों की आगे होम स्टे को लेकर क्या कुछ नई तैयारियां हैं और जो सुझाव उस संवाद में दिए गए थे उन सुझावों पर किस तरीके से सरकार काम करेगी? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बड़ी गंभीरता से भी लिया है और उनका जो हमारा सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में रोजगार तो अपनी जगह, लेकिन स्वरोजगार को हम किस प्रकार बढ़ाएं, तो उसी के माध्यम से उन्होंने जितने भी हमारे राज्य में होम स्टे चल रहे हैं, जो कि मैं कहूँगी 2018 से ही सरकार का एक ये था कि जो गाँव का हमारा पलायन है, जो आज हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है सरकार के लिए, उसे रोकने की दिशा में ये बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है जो हमने होम स्टे बनाए हैं। और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर लगे हुए हैं और उन्होंने संवाद कार्यक्रम रखा था गांव से ग्लोबल तक, तो मैं इसके लिए उनकी बहुत ही सराहना करती हूं और सभी की तरफ से आभार भी व्यक्त करती हूं कि वो समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम राज्य में आयोजित करते रहते हैं, जिससे कि औरों को भी प्रेरणा मिलती है। अब देखिए कितनी बड़ी अपने में ये एक सोच है गांव से ग्लोबल तक। तो देखिए उत्तराखंड का गांव जहां पर हम इतने सारे आज होम स्टे चला रहे हैं, हमें पता है कि राज्य में 5000 से ज्यादा होम स्टे चल रहे हैं, तो हमारा जो इनके पीछे का जो बेसिक हम कहते हैं कि होम स्टे का मतलब क्या था, तो मेन ये है कि जो उत्तराखंड के हमारे पहाड़ थे, शुरू में हमने ये देखा कि वहां पर जिस प्रकार से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लगाना पॉसिबल नहीं था, वो और क्षेत्रों में लगाई गई, लेकिन ये हमेशा सरकार की कोशिश रही कि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनके रोजगार की दृष्टि से किस प्रकार हम काम कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि जिस प्रकार यहाँ पर बहुत ज्यादा पहाड़ों में हमने देखा है कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत लोग आगे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी पलायन कोई ये नहीं है कि उत्तराखंड बनने के बाद ही हुआ है, वो पहले से ही बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां से पलायन हो गया था। लेकिन आज हमारे सामने कहीं ये भी है कि जब उत्तराखंड बना था तो उसके लिए जो पहाड़ी हमारा जो मूल स्वरूप हमारा है उत्तराखंड का, उसको किस प्रकार बचाया जाए और जो पलायन हो गया है उसको भी रोका जाए। तो जो होम स्टे आया है, जब हम इसको लेकर आए राज्य में, तो सरकार ने इसको जिस गंभीरता और जिस प्रकार से इसको प्राथमिकता दी, वो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय कदम है। आज उसी का मैं ये कह सकती हूँ कि परिणाम है कि राज्य में जितने भी पर्यटक अब आ रहे हैं वो होटल का रुख नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर हम देखें तो आज 5 स्टार होटल देख लो, नॉर्मल होटल्स देख लो, बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आने वाला जो हमारी युवा पीढ़ी है, अगर आज हम उनसे भी बात करते हैं तो वो किस प्रकार ट्रैकिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, जो नेचुरल ब्यूटीज है, क्योंकि हमें पता है शहरों में इतना पॉल्यूशन हो गया है, जो बड़े बड़े शहर है ठीक है वहां पे रोजगार अच्छा है, बाकी फैसिलिटीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके हेल्थ के साथ भी वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो जब भी छुट्टी होती है तो वो किसी ऐसे स्थान पर जाना प्रेफर करते हैं जहाँ पे नेचुरल हम कहेंगे ब्यूटी हो, उनके हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो मुझे लगता है उत्तराखंड से अच्छा डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है। और आज राज्य की सरकार इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं, जगह जगह अलग अलग माध्यमों से सरकार इस ओर आगे बढ़ रही है, तो मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा काम है। और होम स्टे में अभी जो उन्होंने संवाद कार्यक्रम रखा था, तो उसमें उन्होंने जो लोग वहां पर आए थे, ये अनुभव थे उनके अपने, ऐसा नहीं है कि केवल एक कागजी कार्यवाही थी, वो लोग आए, उन्होंने कुछ जो उनको समस्याएं थी उन्होंने वो भी बताई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे पूछा, तो जो उन्होंने सुझाव दिए उनको भी लिखा गया और ये भी कहा गया कि अगर कुछ बातें आप कह नहीं पा रहे तो आप अलग से लिख के दे दीजिए, हम उन पर कार्य करेंगे। तो देखिए निश्चित तौर पर जो राज्य सरकार है इसके लिए बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि इससे हमें एक तो रवि जी मैं कहना चाहूंगी जो स्थानीय हमारे निवासी हैं उनको रोजगार मिलेगा, आर्थिकी को उनको एक बाहर जाने की जरूरत
उतनी पड़ेगी। जिस प्रकार हमने कोरोना काल में देखा था कि जब सारी जगह जो ये एम्प्लॉयमेंट बंद हो गए थे, सब लोग घर वापस आ गए थे, तो कोरोना काल में उनको अपने घर को व्यवस्थित करने का मौका मिला। लेकिन होम स्टे से क्या हुआ कि अब वो दोबारा वापस नहीं जाएंगे, और सरकार देखिए उनको लोन फेस में सब्सिडी दे रही है, उसके बाद अगर वो रिनोवेट कर रहे हैं उसके लिए सब्सिडी दे रही है, और इंटरेस्ट पर भी सब्सिडी दे रही है। तो इससे युवाओं को आकर्षित करने के लिए सब चीजें बहुत आवश्यक भी है, और सरकार इन सब चीजों के लिए कदम और बढ़ा आपने रही है। कोविड का जिक्र किया, कोविड में तो बहुत ज्यादा होम स्टे उस दौरान खोले गए, जी। जब यहाँ पर जो युवा बाहर थे, हम तो कहे कि जो अपने देश से बाहर थे, विदेशों में काम कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर वापस आए और उन्होंने होम स्टे को अपने स्वरोजगार के साथ जोड़ा। अभिषेक भंडारी जी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में त्रिवेंद्र रावत सरकार में इस योजना की शुरुआत की थी। 5000 का लक्ष्य भी रखा गया था कि पहले चरण में ही मान लीजिए, कह सकते हैं ऐसा, और 5000 होम स्टे हो चुके हैं उत्तराखंड में। ये संख्या बढ़ती जा रही है। इस संवाद करते हैं मुख्यमंत्री होम स्टे संचालकों के साथ, उनकी समस्याएं भी सुनते हैं और कहते हैं कि हम इस पर काम करेंगे और क्या बेहतर किया जा सकता है। कांग्रेस का क्या कहना है इस पर? धन्यवाद रवि जी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने होम स्टे संचालक हैं हमारे प्रदेश के, उन लोगों से वार्ता करी है, तो निसंदेह ये अच्छा कदम है। इससे पहले अभी मैं प्रधानमंत्री जी की कुछ चर्चा सुन रहा था, उन्होंने भी उत्तराखंड के बारे में कुछ बताया कि भाई आप अपनी बोली, भाषा, पहनावा, खान पान, गार्ड गदेरा, इनके रख रखाव के लिए कैसे काम करेंगे। अगर ये सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, उत्तराखंड सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित क्या संरक्षित भी रहेगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल की सराहना करता हूं। ये रवि जी, आपको फिर मैं अभी अतीत में ले जाता हूं कि अभी हमारी विद्वान प्रवक्ताएं भाजपा की प्रभा बंदोनी जी, इन्होंने बताया कि 2017 से त्रिवेंद्र जी की समय से ये कार्य योजना शुरू हुई 2018 से। लेकिन आप अगर आंकड़े निकाल के देखोगे तो बहुत पहले से, इवन जब हमारा उत्तराखंड नहीं बना था उससे पहले भी होम स्टे का प्रचलन था। इसको होम स्टे का नाम उत्तराखंड बनने के बाद या उसी समय पे मिला, लेकिन होम स्टे की अवधारणा हमारे लोगों ने या हमारे जो नीति निर्धारक हैं तब से शुरू हो रखी हैं। तो ऐसा कोई नया कदम नहीं है ये कि होम स्टे आज ही से शुरू हो गया 2018 से। उस वक्त आप सब्सिडी दे रहे थे, बिल्कुल लोन दे रहे थे, बिल्कुल सब्सिडी मिल रही थी, होटल्स पे भी सब्सिडी मिलती थी। मैं आपको कई होम स्टे के लिए कह रहे हैं, होटल्स, होम स्टे पे भी सब्सिडी मिलती थी। मैं आपको बताऊं, उस समय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना और कई योजनाएं थी। हमारे खाद्य क्या कहते हैं, ये सहकारिता से और अलग अलग विभागों से इसमें सब्सिडी का मद होता था। किसी में 30%, 35%, 50%, इवन 70% तक भी सब्सिडी इसमें थी। आप अगर मेरी उसमें कोई कमी है तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले सब्सिडी की योजना थी। मैं आपको अभी बताऊं, 2013 से 17 तक माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी रहे, तो उन्होंने भी अपने यहाँ जो होटल धारक हैं, जब केदारनाथ आपदा हो गई थी तो उनके लिए बिजली, पानी, कई इस तरह की जो उन पे लोड पड़ता था उनको माफ किया। और कई बार उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार चली गई, उसके बाद भाजपा की सरकार आई, तो कई बार ऐसे बड़े दिल से माननीय मुख्यमंत्री, जब पहले त्रिवेंद्र रावत जी थे, उसके बाद तीरथ रावत जी बने, अभी धामी जी हैं, तो उनके पास अपने जनता की समस्या को लेके जाते हैं कि भाई इनके कभी बिजली माफ कर दीजिए, इनका ये टैक्स माफ कर दीजिए या इनको कमी कर दीजिए। तो ये जो हमारा हरीश रावत जी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, सुनते हैं मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल अच्छे से सुनते हैं। अब तो कितना उतारते हैं ये वो जाने, लेकिन सुनते हैं। जैसे मैं आज की बात बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी होम स्टे धारकों को जितने भी हैं उनकी बातें सुनी। लेकिन अब आप ये चीज देख लीजिए कि अब 2025 में है और 2027 में इलेक्शन हो जाएगा। 2026 के मिड के बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो ये आपका खाली सिर्फ होगा ना रह जाए कि हम आज एक नई चीज शुरू कर रहे हैं। और अभी जब हमारी विद्वान प्रवक्ता बंदोनी जी ने बताया कि होम स्टे पे वापस आए हैं ये कोविड के टाइम पे, निसंदेह लोग जो जिनके अपनी आर्थिकी डगमगा गई थी और बहुत सारी चीजें
ठीक है, अस्त व्यस्त हो गई थी। ठीक है। लेकिन अभी मैं पलायन आयोग की रिपोर्ट बताता हूं, पिछले 7 सालों में मैक्सिमम पलायन हुआ है। तो इसके पीछे कौन जाएगा? खैर, पलायन आयोग खुद ही अपने आप को पलायन कर चुका है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक। तो इस बारे में भी सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए। बाकी ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है और स्वरोजगार है, इसके लिए प्रदेश सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए, खाली ये सिर्फ नहीं रहना चाहिए। ठीक है। मीनाक्षी जी, आप लोगों का क्या कहना है इस पर उत्तराखंड क्रांति दल का कि पहाड़ पर सरकार कह रही है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है, और हम जब उनके साथ बात कर रहे हैं तो उनकी जो समस्याएं हैं उस पर भी काम किया जाएगा? देखिए, डेफिनेटली ये हम मानते हैं कि उत्तराखंड में पलायन जो है वो हमेशा से ही एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हालांकि मैं तो ये भी कहूँगी कि राज्य जो बनाया गया था वो इसी समस्या के कारण बनाया गया था कि वहाँ पर से पलायन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसका कारण था रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव जी। लेकिन आज मैं शुरुआत आंकड़ों से ही करती हूँ कि 2008 से 18 के बीच में 6,338 ग्राम पंचायतें, जिनमें से 3,83,000 लोग पलायन कर गए। ये 10 साल का आंकड़ा है। उसके बाद आती है 2018 में आपकी ये योजना, होम स्टे योजना। उसके बाद का आंकड़ा देखिए, 2018 से 2022 में 6,436 गांव जो हैं वो खाली हुए, जिनमें से 3,700 कुछ लोगों ने अस्थायी पलायन किया और 28,500 लोगों ने स्थायी पलायन किया। यानी 5 सालों में उससे भी ज्यादा आंकड़ा जो है वो पलायन का हमारे पास रिकॉर्ड में है। तो क्या है वो योजना, किसके लिए थी वो योजना? मतलब आज जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, आप तो आंकड़ों से ही देख लीजिए ना कि क्या है हमारे पास, क्या निकल के आया है। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि हमारी आर्थिकी बहुत ज्यादा बड़ी है, 50,000 प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कमा रहा है। हाँ। कमाने में और प्रॉफिट में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्या वाकई में प्रत्येक व्यक्ति 50,000 कमा रहा है? एक गांव में कितने होम स्टे चल सकते हैं? एक ही तो चलेगा। उसमें भी देखिए कि गांव में जो उसका जो रख रखाव है होम स्टे का, उसमें ही इतना ज्यादा खर्चा आ जाता है कि नेट प्रॉफिट उसका कुछ नहीं होता होगा। इसमें भी मैं आंकड़े की बात करती हूँ। इनका ले लीजिए आप, पर कैपिटा इनकम पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का कितना है? 1 लाख उनकी पूरे साल की भी तनख्वाह नहीं, कमाई नहीं होती है, जो कि रिकॉर्ड्स में है। तो फिर ये होम स्टे किसके लिए फायदेमंद है? तो और एक और चीज ये कह रहे हैं कि स्थानीय उत्पादों को यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। अरे संस्कृति को तो खत्म करने के लिए ये लोग शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग शराब को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही उससे जुड़े जो व्यवसाय हैं उनको ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए ये जो संस्कृति की जो दोगली बातें करते हैं, ये सिर्फ इनकी बातें हैं। ये किसी संस्कृति और किसी चीज से इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो देवभूमि में ये यूसीसी में लिव इन रिलेशन नहीं लेके आते। दूसरी चीज, ये इनको पता होता कि धार्मिक पर्यटन और नॉर्मल पर्यटन में कितना अंतर है। इन्होंने उनका धार्मिक जो यात्राएं हैं उनका स्वरूप बदल दिया। अब आप बात कर रहे हैं हम इसको पर्यटन क्षेत्र बनाएंगे, क्यों नहीं ये बात कर रहे हैं मेडिकल टूरिज्म में? क्योंकि जो हमारा राज्य है जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोग काल के ग्रास में जा रहे हैं, वहां पे मेडिकल टूरिज्म कितना एक बेहतर विकल्प हो सकता था, ताकि वहां के लोगों को वहां पे रोजगार भी मिले, वहां पे सुविधाएं भी मिले। लेकिन मेडिकल टूरिज्म में कोई बात नहीं होती। अगर आपको ध्यान हो तो अंग्रेजों के टाइम पे या उससे भी कुछ टाइम पहले तक भी हमारा जो देहरादून, मसूरी, धनौल्टी, ये एजुकेशन के मामले में टॉप पे थे। यहाँ इसको एक एजुकेशन हब बोला जाता था। क्यों नहीं एजुकेशन के क्षेत्र में इसको बढ़ावा दिया गया? क्योंकि 3 समस्याएं हैं ना राज्य के अंदर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और यही तीनों चीजों पे ये काम नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की संस्कृति को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उसका एक स्वरूप है होम स्टे। आज ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन इन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति को सब बर्बाद कर दिया है। और जिस दिशा में ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना था सतपाल महाराज जी की बैंकॉक की तर्ज पे यहाँ पे पैरों में मसाज होगी, तो इस तरह की स्थितियां जो हैं आज इन्होंने उत्तराखंड के अंदर खड़ी की हैं। ठीक है, ठीक है। उमर सिसोदिया जी, आपका क्या कहना है इस विषय पर? फिर हरीश माथुर जी से समझेंगे। मेरी विद्वान प्रवक्ता बीजेपी की मेरी बहन प्रभा जी ने बहुत सारी बातें होम स्टे के बारे में कही कि होम स्टे की वजह से उत्तराखंड में 4 चांद लग गए हैं। तो मैं समझती हूँ उन्होंने अगर कहा होगा तो किसी न किसी आंकड़े के आधार पर कहा होगा। तो मेरा प्रश्न उन्हीं से रहेगा, होम स्टे में मैं जानना चाहूँगी कि कितने पर्यटक उत्तराखंड में होम स्टे में आकर ठहरे हैं। कोई ना कोई तो आपके पास रिकॉर्ड होगा ना इस बात का कि फलाने गांव में 3 होम स्टे हैं और उनमें आके 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, और उन्होंने इतना पैसा उन्होंने खर्च किया, ताकि मुझे और हमारे इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड को ये पता चल पाए कि कहाँ पर होम स्टे में कितना पैसा खर्च हुआ और कितने वाकई में कितने लोग वहाँ पर आकर रुके हैं। उसका कुछ ना कुछ आंकड़ा आपके पास होगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि जो होम स्टे के संचालक हैं
उन्होंने अपनी इनकम टैक्स भी भरा होगा, वो बात अलग है कि मैं मान सकती हूँ कि 12 लाख तक की इनकम नहीं रही होगी, लेकिन जीरो इनकम पे उन्होंने अपना इनकम टैक्स भरा होगा और उसमें लिखा होगा कि हमारी ये जो इनकम है हमारे अकाउंट में ये होम स्टे की तरफ से आई है। तो मैं समझती हूँ सरकार के पास उसका भी कहीं ना कहीं जो है वो आंकड़ा यहाँ पर रहा होगा। और तीसरी बात, जो मेरी विद्वान प्रवक्ता यूकेडी की मीनाक्षी घिल्डियाल जी ने कहा कि उत्तराखंड अंग्रेजों के जमाने से शिक्षा का हब रहा, देहरादून अगर उनकी बात करें। फिर हम बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म की। देखिए उत्तराखंड की आबो हवा, भवाली में टीबी का जो सैनिटोरियम है वो आज तक भी उसके भग्नावशेष वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल है। उत्तराखंड की आबो हवा इतनी शुद्ध थी कि एक जमाने में उत्तराखंड जो है वो मेडिकल टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र था। और आज हम उस मेडिकल टूरिज्म को भूल के, अपनी जड़ी बूटियों को भूल के उत्तराखंड से हनुमान जी एक शिला उठाकर ले गए श्रीलंका में और वहाँ पर उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचा दिए। यानी कि हमारी जड़ी बूटियाँ उस लेवल की हैं कि जब भगवान राम को उत्तराखंड से जड़ी बूटी मंगानी पड़ी। लेकिन आज वो आयुष योजना कहाँ है निशंक जी की? शायद मुझे पता होगा कि कोई बता दे। वो आयुष योजना भी एक चलाया था, एक आयुष मंत्रालय भी खुला था निशंक जी के टाइम में। उस आयुष मंत्रालय में कितना काम हुआ है, कितना हम लोग अपनी हर्ब्स को दुनिया में पहुंचा पाए हैं, कितना हम अपनी जड़ी बूटियों को विश्व के पटल पर पहुंचा पाए हैं, कितनी उससे इनकम जनरेट हो रही है। ये सारी बातें मैं बीजेपी की विद्वान प्रवक्ता से जरूर जानना चाहूंगी और उन आंकड़ों के साथ जानना चाहूंगी। ठीक है, इस सवाल को पूछेंगे। उससे पहले हरीश मैकुर जी आपके पास आ रहा हूँ। सर, होम स्टे योजना सरकार कह रही है कि वरदान साबित हो रही है, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, स्वरोजगार मिल रहा है। 5000 का आंकड़ा पार कर चुकी है जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर होम स्टे संचालित हो रहे हैं। कितनी कारगर साबित हो रही है ये योजना? क्या इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है? और जो इसको संचालित कर रहे हैं उनके साथ जो बातचीत हुई, उन्होंने तो अपनी दिक्कतें बताई और उन दिक्कतों पर सरकार कह रही हम काम करेंगे। कैसे समझ सकते हैं? हाँ, असल में उत्तराखंड में कोई और रोजगार के संसाधन तो है नहीं, खासकर पर्वतीय इलाकों में। तो इस कारण जो है होम स्टे यहाँ के लिए एक बहुत सुंदर योजना है और छोटे स्केल पर काम करने वाले लोगों के लिए, खासकर बिल्कुल ही बेरोजगार जो युवा हैं जी। उनके लिए बहुत अच्छा है। होम स्टे में ये होता है कि जिस व्यक्ति ने अपना होम स्टे बनाया है, हाँ। उसका परिवार भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और जो उनके मतलब बच्चे हैं, आश्रित हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ उसमें काम करते हैं। मतलब कोई रोटी बना के खिला सकता है अपने जो गेस्ट हैं होम स्टे पे ठहरे हुए, और आसपास की साग सब्जी भी बिक सकती है। तो ये लाभ तो है। जी। लेकिन हमारे तीनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उत्तराखंड जो राज्य की स्थापना हुई थी ना, तो उसके पीछे एक मांग ये भी थी कि पर्वतीय इलाके, पर्वतीय क्षेत्र, पूरे 8-9 जिले हमारे उद्योग विहीन है जी। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ किया जाए। तो कोई उद्योग, चाहे ये सरकार रही, उनकी भी रही, और जो यूकेडी है वो भी सरकार में शामिल रही, पर तीनों दलों ने उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों में रोजगार के लिए या उद्योगों के लिए कुछ भी नहीं किया। जी। हम लोग यहाँ पे संस्कृत विद्यालय बना सकते थे और पूरे देश भर से लोग संस्कृत विद्यालय में यहाँ पढ़ने आए, संस्कृत यूनिवर्सिटी खोल सकते थे। हम लोग यहाँ पे ना आईटी हब बना सकते हैं। जो बेंगलुरु है ना, वो करीब करीब गैरसैंण की जैसी क्लाइमेट है उसमें, तो गैरसैंण में बना देते हम अच्छा आईटी हब जी। तो हो सकता है हम यहाँ की आबो हवा ही भुना सकते हैं। बहुत इतनी अच्छी ना, करोड़ों रुपयों की हवा है यहाँ पे, जो दिल्ली में, बम्बई में ऐसी हवा दुर्लभ है। जी। आप ऋषिकेश के रास्ते बद्रीनाथ पे चलिए, गंगोत्री यमुनोत्री चलिए, बागेश्वर जागेश्वर चलिए, इसकी आबो हवा ही अलग है। आधा स्वास्थ्य तो हवा से ही ठीक हो जाता है। तो यदि हम इस छोटी सी बात का भी प्रचार प्रसार कर सकें कि भैया यहाँ की हवा का आनंद लो, तो बहुत सारे लोग आएंगे। आज की तारीख में लोगों के पास अच्छा खासा पैसा हो गया है, पहले जैसी स्थिति नहीं रही है, और खासकर 14 के बाद लोगों की इनकम के स्रोत बढ़े हैं। महंगी महंगी गाड़ियां बिक रही है। हर साल जो गाड़ियों का टैरिफ है ना, आप वो उठा के देख लिए। जो लोग यहाँ बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, तो ये गाड़ियां कैसे बिक रही, कहां से आ रहे हैं लोगों पे इतना पैसा? हजारों हजार गाड़ियां बिक रही हैं, हर साल गाड़ियां बिक रही हैं। सड़कें चौड़ी हो गई हैं 14 के बाद दुनिया भर की, लेकिन मतलब उतनी ही ज्यादा गाड़ियां भी हो गई तो कंजक्शन बढ़ गया है सड़कों पे। देहरादून आने जाने लायक बचा नहीं है। और कितना कंजक्शन चाहिए यहाँ पे, और कितना विकास चाहिए हमको। और जो हम लोग कह रहे थे कि यहाँ देहरादून एजुकेशन हब था, तो किसका हब था? अंग्रेजों की शिक्षा का हब, गुलामी की शिक्षा का हब। हम भारतीय शिक्षा का क्या कर रहे हैं? उसके लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे दूसरे तीसरे दल है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया अंग्रेजी को बढ़ावा देने के अलावा। असल में हम लोग गुलामी है ना, तो गुलामों की, अंग्रेजों के ही गुलाम है अभी भी। तो उनकी भाषा हमें बड़ी लोकप्रिय लगती है।
चीन तो नहीं करता वो दूसरों की भाषा, वो तो अपनी भाषा में करता है काम। जी अभी थोड़ा बहुत भारत की राज्य जो ये नई सरकार आई 24 राज्य भाषाओं में कुछ काम कर रही है, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कुछ तो शुरू हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये पहल आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है। वैसे ही हम उत्तराखंड में भी संस्कृत हब बना सकते हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, हर जिले में एक होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी मेडिकल एक- सुविधा नहीं है ना अभी यहाँ, एक है हमारे पास उसके लिए भी जो लोग देवप्रयाग पलायन में करते है। हैं, जो मैक्सिमम हाँ। पलायन है वो मेडिकल सुविधाओं के लिए हाँ, है। अच्छा हरीश तो मैथुर जी, चमोली में मैं एक यहाँ मेडिकल पर कॉलेज खोलो, उत्तरकाशी अभी वंचित है उसमें खोलो, टिहरी में खोलिए, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हर जिले में होना चाहिए, तो लोग भागेंगे नहीं देहरादून, लोड पड़ेगा नहीं। जी। केवल स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए 50-55 साल के लोग रिटायरमेंट के बाद देहरादून में अपनी एक मकान खड़ा कर देते हैं और बस वही उनकी जीवन का लास्ट लक्ष्य होता है। तो इस मानसिकता से हमें उबरना पड़ेगा। हम लोग पहाड़ों में ही अच्छे खासे रह सकते हैं अगर वहां पे थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ जाए, तो इस पे सरकार को जोर देना चाहिए और सबसे ज्यादा जोर इस पे दे, सरकार कुछ ना करे लेकिन हर गांव सड़क भेज दे। बहुत सारे गांवों में सड़क तब तक पहुंची जब लोगों ने सड़कों के अभाव में गांव खाली कर दिए। तो उत्तराखंड सरकार का सड़कों के मामले में परफॉर्मेंस अभी भी बहुत कम है। हमारे 40% गांव आज भी सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सड़कों से जोड़े जाएं और हैमलेट भी जोड़े जाएं, एक एक गांव सड़क से जोड़िए, लोग रिवर्स पलायन करेंगे, अपना उत्तराखंड आएंगे। अपना प्रदेश इतना शांत प्रदेश कोई छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है आज मैं एक खबर पढ़ रहा था, नैनीताल में विशेष समुदाय के लोगों ने 80 लोगों ने एक ही जगह तमाम प्लॉटिंग खरीद दी। तो मतलब कुछ इस तरह का जनसांख्यिकीय जो बदलाव आ रहा है उत्तराखंड में, डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और इसमें देखना भी चाहिए कि क्यों लोग आके बस रहे हैं। एक दूसरी खबर देख रहा था मैं, गौचर की थी या किसी और शहर की, कि दुकानदार जो है समुदाय विशेष का, वो 8,000 रुपया महीना किराया दे रहा है और उसकी बिक्री उतनी है ही नहीं। तो कैसे दे रहा है, कहां से दे रहा है ये, और क्यों बस रहे हैं? तो इस पर भी सरकार का ध्यान देना चाहिए ताकि इसको कश्मीर ना बनाए, हम देवभूमि रहने दें। ठीक है सर। उत्तराखंड सरकार को देवभूमि अधिसूचित करना चाहिए कागज में कि ये देवभूमि है। जैसे हमारा मक्का मदीना मुसलमान का है, वेटिकन सिटी ईसाइयों की है, वैसे उत्तराखंड देवभूमि हिंदुओं का है। ऐसी अधिसूचना करे सरकार, यदि थोड़ा भी हिंदुओं के प्रति आपके मन में सहानुभूति है तो ये काम करना चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभा बंदोनी जी, उमा सिसोदिया जी ने कुछ सवाल किया आपसे। एक तो उन्होंने कहा कि अगर होम स्टे संचालित हो रहे हैं तो उन होम स्टे में कितने लोग आ रहे हैं, जैसे एक आंकड़ा होता है, तो क्या वो आंकड़ा सरकार के पास है और उसे कैसे बताया जा सकता है? हरीश मैथुर जी की आवाज डाउन कर दीजिएगा। कैसे बताया जा सकता है कि इस तरीके से फायदा हो रहा है आंकड़ों के साथ? देखिए रवि जी, निश्चित तौर पर अगर होम स्टे चल रहे हैं तो फायदा तो हो ही रहा होगा। अभी जो संवाद कार्यक्रम था उसमें कितने लोग वहां पर आए हुए थे, हमें लगता है कम से कम अगर हमने 5,000 हम लोग कह रहे हैं आंकड़ा है, तो निश्चित तौर पर जब लोग वहां पर आ रहे हैं, आप देख लिए नैनीताल, भीमताल, उत्तरकाशी, चमोली में हमारे इतने अच्छे अच्छे होम स्टे चल रहे हैं, तो अगर हम 5,000 का वहां पर आंकड़ा दे रहे हैं तो कई लोगों ने तो वहां पर जो अपना, मैं एक्सपीरियंस एक देख रही थी, वो ये बता रहे थे कि अगर कई लोग बाहर से पर्यटन के तौर पर आते, अगर उनको नहीं वो देखते हैं कि उत्तराखंड में होम स्टे है, तो वो किसी होटल में ठहर गए, लेकिन सडनली जब वो ट्रैकिंग के लिए गए, उन्होंने रास्ते में देखा कि एक होम स्टे चल रहा है, तो वो विजिट पर चले गए, तो उन्होंने वहां के सिर्फ खाने का आनंद लिया। तो जब वो वहां पर गए तो अगले दिन उन्होंने वो होटल छोड़ दिया और होम स्टे में वो लोग शिफ्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस प्रकार से देखें तो यहाँ तो टूरिस्ट पूरे साल टूरिस्ट रहता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहें कि अगर हम कह रहे हैं कि जो चारधाम यात्रा है ये हमारी आर्थिकी को बहुत मजबूत बना रहा है, तो पहले तो चारधाम यात्रा सीजनल थी। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि अगर शीतकालीन यात्रा को आरंभ करने का श्रेय जाता है तो कौन सी सरकार को जाता है? जो इससे पहले सरकारें थी, क्या उन्होंने शीतकालीन यात्रा को आरंभ किया? और देखिए अगर 5,000 रजिस्ट्रेशन है, आज उसकी संख्या बढ़ गई है, तो निश्चित तौर पर उतने लोग तो रजिस्टर्ड हैं ही। और उन्होंने जो अभी कोई आंकड़ा है आपके पास कि होम स्टे में कितने लोग हैं? देखिए रवि जी, इस वक्त तो मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दूंगी। अगर हम ये कहेंगे 5,000 है तो नियर अबाउट हम ये कहेंगे कि यात्रा सीजन हमारा शुरू होने वाला है। पहले जहां हम इसे कहते थे कि सीजनल है, लोग आएंगे तो क्या होगा, नहीं आएंगे तो उसके बाद ये बंद हो जाएगा, लेकिन अब वहां पर जो लोग हैं या टूरिस्ट हैं उनके मतलब जो लोकल स्थानीय लोग हैं, अब उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा 12 महीने तैयार रहेंगे वेलकम करने के लिए टूरिस्ट का, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही ये चारधाम यात्रा हमारी संपन्न होगी उसके बाद हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। तो आप ये देख लीजिए कि जो राज्य सरकार है वो किस प्रकार इस आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि होम जो हमारे चारों धाम के जो शीतकालीन प्रवास हैं वहां पर जो होम स्टे हैं उनको ज्यादा फायदा मिलने वाला है शीतकालीन यात्रा को लेकर। तो बेसिकली, और उसमें रवि जी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि होम स्टे जो है वो किसके हैं, जो जिनका अपना घर है, उसमें ये भी कंपलसरी है कि जो
जो जिसका घर हो गया उसके मालिक को वहां रहना कंपलसरी होगा। बिल्कुल, ये तो पहला खाना मानक भी है उसका। आपको घर का ही बनावा देना होगा, जिससे कि जो हमारे पहाड़ी व्यंजन है वो टूरिस्ट जो वहां पर आए उनको उसकी भी उसके बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी जाए, वहां के पहनावे के बारे में बताया जाए। तो जगह जगह जब ये आयोजन होते हैं, कभी कोई गांव में मेला लगता है, तो निश्चित तौर पर वो उन चीजों का भी आनंद लेते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहाड़ की हमारी सभ्यता है, हमारा पहनावा है, खान पान है, यही होम स्टे का उद्देश्य भी है। तो जैसे जैसे हम इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, आज हमारे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हाउस ऑफ हिमालयाज हैं, हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं वो अचार बनाती हैं, गांव में इतनी बागवानी मतलब जो के लिए स्थानीय हमने जो उत्पाद सब्सिडी दी है। है, स्थानीय जो उत्पाद हैं वो उन लोगों को भी यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, चाहे महिलाएं अगर उसको बना रही तो लोग होम स्टे पर आके चाहे आचार है वहां की चीजें उनको खरीदते हैं। ठीक है, अब अभिषेक भंडारी जी, शीतकालीन यात्रा पर आप जवाब देना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। जी, मैं प्रभात बंदोनी जी का जवाब देना चाहूँगा कि ये बता रहे थे कि शीतकालीन यात्रा अभी हमने शुरू करी है। मैं आपको ये आपका क्लियर कर दूंगा कि जब हरीश रावत जी चीफ मिनिस्टर थे तो हरीश रावत जी के समय पे शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ हो चुका था। 2016 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अगर रवि जी आपके पास, लेकिन वो रिकॉर्ड में कहीं नहीं होती। ऐसा कैसा होता है कि कांग्रेस पेपर में करती है, अपने 4 लोगों के बीच में करती है, लेकिन वो जनता तक बात नहीं आ पाती है। देखिए, इसमें 2 चीजें। अब इसमें सरकार ने जब कोशिश की कि शीतकालीन यात्रा को हम करेंगे तो उसको प्रमोट किया है और एक बड़े स्तर पर किया, जहां पर प्रधानमंत्री आते हैं, ये बड़ा स्तर पर होता है। वह शीतकालीन यात्रा तो आप क्या, जब उत्तराखंड नहीं, तब भी शीतकालीन उन धामों में तो जो शीतकालीन प्रवास हैं वहां पर तो कई वर्षों से लोग जा रहे हैं। रवि जी, आपकी बात को मैं और क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की तो आप जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रमोट किया, उस चीज को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री आते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपकी बात को बिल्कुल इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी बात को दोहराई, यहाँ पे शीतकालीन यात्रा माने प्रारंभ करेंगे। ये हमारे यहाँ पे जो नीति निर्धारक हैं या जो शीर्षस्थ बैठे हुए हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये नहीं बताया कि यहाँ पे शीतकालीन यात्रा पूर्व से ही प्रारंभ है। ये उनको बताना चाहिए था, नहीं तो ये खाली उनकी बातों में एक जुमला रह जाएगा फिर कि आपने जो काम पहले से हो रखा आप फिर नई बात पकड़ोगे या फिर उसको नया नाम दे दोगे। आपकी कितनी तैयारियां रहती थी अगर बाहर से तीर्थयात्री उस यात्रा के लिए आते। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने जब यात्रा में भी एक प्रश्न पूछ रही हूँ तो सबने विपक्ष का पहला प्रश्न ये था कि आप शीतकालीन यात्रा शुरू कर रहे हैं, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी कैसे दोगे, आप हमें जवाब दीजिए। तो अगर आपने यात्रा शुरू करी थी तो आपने क्या वहाँ पे यात्रियों के लिए सुविधाएं दे रखी थी? मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। आप शीतकालीन यात्रा की बात कर रहे हैं ना, शीतकालीन यात्रा आज का टॉपिक नहीं था, आज होम स्टे टॉपिक है। लेकिन शीतकालीन यात्रा प्रारंभ जब शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने ग्रीष्मकालीन के लिए जब 4 धाम कपाट खोलते थे तो उस टाइम की एक व्यवस्था बनी थी कि कैसे कैसे करके श्रद्धालु यहाँ आएंगे। और जब कपाट बंद हो जाते थे तो यहाँ पे उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी। जैसे हमारे कुछ पंडित लोग, पुरोहित लोग दूरस्थ जाते थे कि भाई अब कब कपाट खुलेंगे, कब इनकी अपनी यहाँ की परंपराओं को, अपनी बातें उनको बताते थे। ये किस प्रकार से इस तरह से आएंगे। आप मुद्दे पर आते हैं। एक चीज इसमें सिर्फ मैं ऐड करूंगी, ठीक है आपकी बात, ये सब हमें पता है कि शीतकालीन गद्दी स्थल में पूजा हमेशा हुई, लेकिन हमारा जो सोच है कि हम राज्य की आर्थिकी को कैसे आगे बढ़ाएं। जब हमें पता है कि राज्य की आर्थिकी का मेन जो हमारा आय के स्रोत है वो 4 धाम है, तो इसको प्रमोट क्यों नहीं किया गया? आप कह रहे हैं कि पूजा अर्चना होती थी लेकिन इसको प्रमोट क्यों नहीं किया गया? किसी को पता नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो होम स्टे योजना है वो खास तौर पर 4 धाम के शीतकालीन जो प्रवास है वहां जो बनेंगे उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा। चलो मैं ये आपकी बात को कंटिन्यू कर रहा हूं। चलो आपने बताया कि 2018 से शीतकालीन यात्रा आपने क्या कहते हैं होम स्टे और शीतकालीन यात्रा आपने शुरू करी, ठीक है। तो अभी आंकड़े आपसे लेंगे, ऐसा हो सकता है इस समय आपके पास आंकड़े नहीं है। 5000 परिवारों को आपने रोजगार इस योजना से जोड़ा है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पलायन 7 सालों में हुआ है, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं पहले ये पूछ रहा हूं प्रति व्यक्ति आय आज 2025 में कितनी है और 2017 के बाद प्रति व्यक्ति कर्जा कितना बढ़ा है हमारे प्रदेश पे, ये इसका जवाब भी लूंगा और उसके और भी आंकड़े बता रहा हूं मैं। ठीक है, मैं कंटिन्यू करूं?
ठीक है, प्रभा जी जवाब दीजिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो मैं, इन्होंने मुझे कहा है कि सबसे पहले भाजपा से कि प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी है, तो मैं आज ये बता दूं जो उत्तराखंड में है प्रति व्यक्ति आय सालाना, हमने बात करी थी 2 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। ठीक है, इससे पहले के जो हमारे आंकड़े आते थे वो 50,000 और 70,000 के बीच भी नहीं आते थे। दूसरा, आज मैं विपक्ष से ये पूछना चाहती हूँ, ये कह रहे कि हमने रोजगार में ये करा, हमने ये फैसिलिटी दी। आज हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल है, वो तो इनकी सरकार है वहां पर, ठीक है, आज हम उत्तराखंड में, वहां पर इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, और आज ये कह रही है कि राज्य हमारा कर्जे में डूबा हुआ है, आप अपने कर्मचारियों को सैलरी दे। आपकी ऐसी कौन सी पॉलिसीज होती हैं, और ऐसा कौन सा राज्य है, या आप मुझे ऐसा कौन सा देश है कि जहां पर आप मुझे बता दो कि राज्य पे कर्जा नहीं होता है, या जो देश के नागरिक होते हैं उन पे कर्जा नहीं होता है, या जो राज्य के ऐसा, ये तो एक मैं कहती चेन रिएक्शंस होते हैं। आप और विदेशों में भी चले जाइए, क्या उनके नागरिकों पे कर्जा नहीं होता है? हम कोई भी प्रोजेक्ट्स लाते हैं, कोई भी परियोजनाएं होती है, घर भी हम बनाते हैं तो लोन लेते हैं, तो क्या वो कर्जा नहीं होता? लेकिन ये डिपेंड करता है उस राज्य सरकार पर कि वो उसको कैसे मैनेज करती है। आज हमारे पास अगर डबल इंजन की सरकार है और हम राज्य में इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं, हमें सहायता मिल रही है, तो हम क्या केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा ना उठाएं? तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी टनल बनने जा रही है, हमारे राज्य का नाम विश्व में आगे बढ़ रहा है, तो आप ये बताइए क्या इससे आपको दुख हो रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए। भंडारी जी शॉर्ट में दीजिएगा, फिर इस लोन का जवाब दूंगा मैं। आप इसको कर्जा या लोन बोलिए। आप अगर कोई व्यक्ति अपने मकान पे या किसी चीज पे 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख कर्जा लेता है, तो उस कर्जे को प्रतिपूर्ति कैसे करता है, ये उस व्यक्ति विशेष को पता होगा कि कैसे करता है। तो लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप जो बोल रहे हैं कि हमने देश से कर्जा लिया, विदेशों से कर्जा लिया, उस कर्जे का वहन कैसे करेंगे? ये जब यहां पे कोई योजनाएं बनेंगी, आप उनको जब आर्थिकी बढ़ेगी तब जाके आप उस कर्जे को निपटाओगे ना। नहीं तो 2017 की बात बता रहा हूं, जब 2013 से 17 तक हरीश रावत जी सरकार थी, तो प्रति व्यक्ति कर्जा तकरीबन 37,000 के आसपास था। आज ये कर्जा 1,25,000, 30,000 के आसपास बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया? मैं ये पूछ रही हूँ कि जब परियोजनाएं आ रही हैं, उसकी आर्थिकी हमारा राजस्व बढ़ रहा है, तो उसी पैसे से तो राज्य का जो ऋण आ रहा है उसको भी तो चुकाया जा रहा है। लेकिन अगर ये सोच के हम राज्य में परियोजनाएं शुरू ना करें, आज कितनी हेली सेवाएं हो गई, अभी 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, तो उस चीज को भी तो हमें देखना है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम राजस्व बढ़ा रहे हैं, साथ साथ पैरेलल हम राज्य का विकास भी कर रहे हैं, और साथ साथ हम विरासत को भी लेकर चल रहे हैं। मेरी प्रवक्ता बहन प्रभा बंदोनी जी ने बहुत सारी बातें की, मैं उनकी बात से एग्री करती हूँ। हो सकता है उनके पास इस समय आंकड़ा ना हो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार वो जब डिबेट पे आएंगे तो सरकार के आंकड़ों के साथ आएंगे। मैंने आयुष मंत्रालय के बारे में बात की कि हमारा आयुष मंत्रालय जो निशंक जी के टाइम में शुरू हुआ था, उन्होंने जड़ी बूटियों के लिए क्या काम किया उस पर भी वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, शायद भूल गई होंगी, दोबारा जवाब देंगे। प्रभा जी मेरी बात, आपने कहा कि हमारी जो आर्थिकी है, हमारी जो महिलाएं हैं, वो 4 धाम में जो हमारी यात्रा चलती है उसमें अपने अचार, अपने मुरब्बे, अपनी बहुत सारी चीजों को वहां पर वो सेल करती हैं, स्थानीय उत्पादों को हम लोग सेल करते हैं। क्या इसमें सरकार का कोई उत्पाद है कि हमने कितने लाख करोड़ रुपए के हम लोग अपने लोकल उत्पाद बेच पाते हैं? मैं समझती हूँ कोई आंकड़ा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक नमक वाली एक ऐसा ब्रांड है जिसपे उन्होंने अपनी मेहनत से वो लोग शार्क टैंक में गए, वहां से उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया, उसके बाद नमक वाली को एक ब्रांड की तरह उन्होंने प्रोजेक्ट किया। वो उनकी अपनी मेहनत है, सरकार का उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्रांड की बात कर रही हूँ। प्रभा जी आपको याद होगा आज से कम 10-12 साल पहले हिमाद्री के नाम से एक सरकारी ब्रांड बना था, जिसमें यह कहा गया था कि हिमाद्री जो है पूरे वर्ल्ड में जाएगा और उत्तराखंड के उत्पादों को आप उसमें रजिस्टर कराइए। रामबास से मैं पर्सनली, क्योंकि मैं हिमाद्री से जुड़ी थी, कि रामबास जो होता है हमारे यहाँ, उससे बनी हुई जैकेटें, कपड़े, बहुत सारे ऐसे उत्पाद जो बिल्कुल गांव से आते हैं, उन सबको हिमाद्री के अंदर में टैग किया जाएगा और उसको ब्रांड बनाया जाएगा। आज आप मुझे बता दीजिए अगर किसी ने हिमाद्री का नाम भी सुना हो तो। हाउस ऑफ हिमालयास के अंडर सारे प्रोडक्ट सारे हिमाद्री के नाम से पहले था, और सरकार का जो अपना है वो हाउस ऑफ हिमालयास है। हिमाद्री सरकार हिमाद्री भी सरकार का था। हाउस ऑफ हिमालय हो सकता है अब आयो। मैं 12 साल पहले हिमाद्री की बात करी थी, क्योंकि मैं खुद अपने एक प्रोडक्ट के साथ उनके साथ जुड़ी थी। आज हिमाद्री हमें कहीं नजर नहीं आता। आज हमारे देहरादून, मसूरी में हर जगह बड़े बड़े ज़ारा और H&M और इन सब के शोरूम खुल रहे हैं। हमारे हिमाद्री के शोरूम कहाँ चले गए? हमारे खादी के शोरूम कहाँ चले गए? हमारे
बहुत सारे उत्पाद जो हमारे गांव में महिलाएं बना रही हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि गांव में बैठी एक महिला गांव से फल तोड़कर एक अचार बनाती है और वो अचार हमारा अमेरिका में बिकता है सरकार की तरफ से? क्या ऐसा कोई सिस्टम हम लोग आज तक बना पाए हैं? आपकी सरकार, मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कहना चाहूंगी, और खासतौर पर बीजेपी, क्योंकि पिछले 2 बार से यहाँ पर सत्तासीन है, क्या कोई सिस्टम इस तरह का बना? क्या कोई हमारी हब्स का कोई सिस्टम बना? देखिए, पूरे वर्ल्ड में चॉकलेट बिकती है, उसका जो बीज है वो अफ्रीका से आता है और वो वहां से बहुत सस्ते में खरीद के बहुत महंगे दामों पे पूरे वर्ल्ड में अमेरिका जो है वो चॉकलेट्स बेचता है। क्या हम लोग अपना कोई ऐसा उत्पाद बना पाए? जबकि हमारा उत्तराखंड, हमारे ईश्वर ने हमें देवभूमि दी है, हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं, हमें इतना सारे संसाधन दिए हैं, क्या कोई हम एक उत्पाद भी ऐसा कर पाए जिसे हम ये कह सके कि हमारे उत्तराखंड का उत्पाद है और सरकार ने उसमें हेल्प की हो? इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं, मैं जिजी विशा को मैं सलाम करती हूँ उत्तराखंड के लोगों की। इंडिविजुअल महिलाएं काम कर रही हैं। मैं अभी कल परसों अखबार में देख रही थी कि 85% महिलाएं जो हैं खुद का कुछ ना कुछ काम गाँव में कर रही हैं। नहीं तो उनको लोन जो दिया जा रहा है जो सरकार की तरफ से, स्वयं सहायता समूह का आपको शायद पता होगा, एक समूह 12-14 महिलाओं का होता है। हमारी महिलाएं साल में 20-50 जो मिलेट्स का अभी हमने देखा था पिछले दिनों, प्रभा जी, प्रभा जी देखिए, आप सत्तासीन हैं, आपके हाथ में पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव प्लीज आप लेकर जाएं और सरकार को बिल्कुल आप बताइए कि हमारी एक महिला अगर साल में 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो भी अचार बना लेती है और उसको सेल कर लेती है, तो क्या आपको लगता है कि वो इतना कमा लेगी कि वो साल भर का अपना खर्चा या अपने बच्चों के लिए खर्चा निकाल पाए? नहीं कर पाएगी, जब तक कि आप लोग एक बड़े स्केल पर इस चीज को ना करें। जैसे आप ये देखिए, अमूल दूध है, अमूल दूध गुजरात से चला सहकारी समिति, आज एक नाम है अमूल का, पूरे विश्व में नाम है अमूल का। क्या हम लोग उत्तराखंड में कुछ ऐसा कर पाए जिसे हम कह सके कि ये हमारा उत्तराखंड का उत्पाद है और उसमें हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं? ऐसा नहीं हो पाया उत्तराखंड में। तो इस पर सरकार को सोचने की सरकार की कोशिशें अभी, जैसे अब अगर हम मिलेट्स को लेकर बात करें तो मिलेट्स को लेकर नीति लेकर आए हैं और इसमें ये हम कह सकते हैं, इसको अगर पॉजिटिव देखा जाए तो आने वाले वक्त में जो हमारे मोटे अनाज है उनको एक पहचान मिलेगी, क्योंकि उन चीजों की बात होने लगी आज विश्व स्तर पर। मीनाक्षी जी। रवि जी, मैं इन्हीं योजनाओं के ऊपर ही बात करती हूँ कि ठीक है, योजनाएं तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन ये योजनाएं जो है ना वो दिल्ली में बैठ के बन रही हैं। हमारे पहाड़ आधारित योजनाएं नहीं बन पा रही हैं। हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, अगर आपको जानकारी हो तो मिलेट्स आप जानते हैं यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? सारा यूपी से ऊपर की तरफ सारा मिलेट्स आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उत्पादन ही नहीं हो पा रहा है। ना वहाँ पे हमारे खेतों की बंदोबस्ती हो रखी है और ना ही वहाँ पे चकबंदी नहीं है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे जंगली जानवरों का इतना ज्यादा आतंक है कि वहाँ पे उस तरह का उत्पादन हो ही नहीं पा रहा जिस प्रकार से मिलेट्स को प्रचारित किया जा रहा है। अब ये सरकारें दावे बड़े बड़े कर ले, क्योंकि दावों की सरकार है, हम हवाई बातें इनकी हमेशा रहती है। इनके पास कोई आंकड़ा अवेलेबल नहीं होता है, ना रोजगार से लेके आंकड़ा होता है, ना इनकम से लेके कोई आंकड़ा होता है। किसी आपको सरकारी वेबसाइट पे कोई आंकड़ा नजर नहीं आएगा, इनकी वेबसाइट जो है वो अपडेट नहीं हुई रहती है। तो इस प्रकार से जिस तरह से हवा में ये सरकार चल रही है, इसी तरह हवा में ये सरकार यहाँ से बाहर भी जाएगी। लेकिन दूसरी बात हम इस पे कर लें कि इस सरकार ने अपना क्या डेवलप किया इस राज्य के अंदर। यात्रा के पीछे पड़ी हुई है। यात्रा तो पहले से भी यहाँ पे होती थी और ये एक धार्मिक यात्रा है और धार्मिक यात्रा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आता था। आप ये बताओ कि यहाँ पे जो हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ पे लग्जरी यात्रा इसको बना दिया गया है, जबकि जो धार्मिक यात्राएं करने लोग आते हैं वो थोड़ा कम तबके के ही लोग आते हैं, मतलब जिनके पास ना भी हो पैसा लेकिन उसके बावजूद भी वो यात्रा करने आते हैं। तो वो आश्रम, हाँ, वो अपनी आश्रम वगैरह का जो है वो सुविधा ढूंढते हैं कि क्या हमारे वहां पे इन्होंने कोई इस तरह के आश्रम को डेवलप किया? नहीं, इन्होंने लग्जरी होटल्स को डेवलप किया। क्यों? क्योंकि इनके जो दोस्त हैं, माफिया दोस्त हैं, उन लोगों को इनको डेवलप करना था, उन्हें इनको डेवलप करना था। प्रभा जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप बीच में बहुत डिस्टर्ब करती हैं, आप बीच में बहुत डिस्टर्ब करती हैं ना। देखिए, आप वहां जाइए, ठीक है, नहीं, आप ये गलत आप ये बताइए और क्या डेवलप किया गया? कौन सा उत्पाद हमारा उत्तराखंड का पूरे विश्व में जा रहा है? कौन सा उत्पाद हमारा यहाँ से जा रहा है? तो अगर हमारी 4 धाम यात्रा है, लोगों को चाहे वो 4 धाम, क्या आपको लगता है कि पूरी उस यात्रा से पूरे उत्तराखंड को हम पाल पा रहे हैं? क्या हमारे सारे लोग उस यात्रा से उनकी आर्थिकी मजबूत हो रही है? प्रभा जी, सबसे पहले तो आपके पास आंकड़े नहीं है, आप आंकड़े लेके आइए, आप आंकड़े लेके आइए और फिर बात करिए। यहाँ पे कहाँ है आपके पास रोजगार का आंकड़ा? आपके पास रोजगार का आंकड़ा नहीं है प्रभा जी। बिना आंकड़े के हवा में कुछ भी बोला जा सकता है। हम भी बहुत कुछ चीजें बोल सकते हैं, ठीक है, हम बहुत चीजें बोल सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास आंकड़े नहीं है। आपके होटल के जो दोस्त है
ठीक है। ये लोग हमारे लोगों मुद्दे को पर आइए। पैसा नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ ठीक पे है लड़ाई प्रभा जी, झगड़ा ठीक है करना पड़ रहा ठीक है मीनाक्षी जी, क्योंकि ठीक है हरीश मैथुर जी के पास चल मिलती देते है। हैं। ठीक है नहीं मिलती उन्हें तनख्वाह। प्रभा जी आप डिस्टर्ब बहुत करती हैं, आप अपने टर्न पे बोला कीजिए जो भी आपको बोलना है, आप लिखा कीजिए और तरीका सीख के आइए डिबेट्स में बैठने का। ठीक है प्रभा जी, एक सेकंड ठीक है हरीश मैथुर जी के पास जा रहे गलत हैं। नहीं बोल रही हूँ मैं, सही हरीश बात मैथुर बोल जी। रही हूँ। तो आप उसको काउंटर कीजिए ना, पॉइंट्स लिखिए, आप पॉइंट्स लिखिए और फिर जवाब दीजिए। प्रभा जी इस तरह से बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जाता, आप लोगों को तरीका यही सिखाया जाता है, आपको तरीका यही सिखाया जाता है कि आप अपनी बातें नहीं रखते हैं, आप अपनी बातें नहीं रखते। आज सिर्फ कांग्रेस पे टिप्पणियां करते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया वो नहीं किया, यानी कांग्रेस पहले ही कह रहा तो कांग्रेस को हटा दिया जनता ने। अच्छा मुद्दे पर एक बात और सुन लेते हैं। हटा दिया उसको जनता ने, अब आप भी यहाँ से हटना चाहते हैं क्या? आपको जो आप बिना काम के सब हवा में बातें ठीक है कर रहे ठीक है हैं। ठीक है नहीं प्रभा हमारा जी, ठीक है, हमारा दो जो भी चीजें हाल है, लेकिन अगर हम अगर विपक्ष कर रहे हैं। एक हम सेकंड मुद्दों में बात अगर कर रहे हैं, विपक्ष इसके सवाल बावजूद उठा रहा है, भी अगर आपके पास विपक्ष तो मुद्दे ही नहीं होते अगर हो, विपक्ष आप बिना सवाल मुद्दों की बात करते हैं, सुनिए, बिना मुद्दों अगर की राजनीति करते हैं, एक मिनट। अननेसेसरी के कमेंट्स करते हैं, अननेसेसरी की नहीं, बातें करते हैं। सत्ता का मोह सबको है, आप लोग भी तो सत्ता में आना चाहते हैं, कौन नहीं आना चाहता सत्ता में? जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सत्ता में आना चाहती हैं और उसका गलत क्या है? राजनीतिक पार्टी राजनीति करे, सत्ता में आना चाहिए। एक मिनट ठीक है प्रभा जी, ठीक है हरीश मैथुर जी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है हरीश मैथुर जी के पास जा रहे हैं। हरीश मैथुर जी, क्योंकि आज हम बात होम स्टे पर कर रहे थे, वो चर्चा थोड़ा दूसरी जगह घूम गई, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो स्थानीय उत्पाद है उनको बढ़ावा मिलेगा और विपक्ष के ये सवाल है कि थोड़ा सरकार बताए कि अगर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, आजीविका बढ़ रही है, जैसे होम स्टे में कितने लोग आए, यह आंकड़ा भी होना चाहिए। हो सकता है सरकार के पास हो, अभी इस वक्त जो सरकार की प्रवक्ता है उनके पास ना हो, लेकिन स्थानीय जो रोजगार की बात की जा रही है कि यहाँ के जो उत्पाद है उनको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जा रही है, लेकिन फिर सवाल उठते हैं कितने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है, कैसे सरकार इस पर काम कर सकती है ताकि जवाब भी सटीक मिले और लोगों को समझ में आए कि जो हो रहा है उससे ये फायदा है। नहीं रवि जी, होम स्टे का जो आंकड़ा है ना वो सरकार के पास जो है टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि वो लोन दिया है इन्होंने, होम स्टे जितने लोगों ने लिया ना, बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने तो बनाया ही है, उसके अलावा लोगों ने अपने भी बनाए हैं होम स्टे ना। हाँ। और जो सरकार ने लोन दिया है वो आंकड़ा तो सरकार के टिप्स पे ही होना चाहिए। मेरा सुझाव ये है कि एक तो जो होम स्टे लोन का दायरा है वो बढ़ाया जाए, उसकी अमाउंट ज्यादा की जाए, मतलब वो 1 करोड़ तक 2 करोड़ तक की जाए, और दूसरा उसका जो ब्याज राशि है वो बहुत कम करें, 4% 3% पे दें या ब्याज मुक्त भी करें, तो तब जाके उत्तराखंड के लोगों को लाभ होगा। और थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की बात है कि उत्तराखंड में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, तो एक तो ये है कि यहाँ पे जो हमारे कैरिंग गुड्स है, मतलब जो हमारा सामान है वो यदि भारी भरकम होगा तो उसके ट्रांसपोर्टेशन की अभी समस्या है। वैसे हमारे उत्तराखंड के लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक महिला है हमारी, उसने जो पिशू लोन है, पिछले वर्ष उसने 4 करोड़ रुपए कमाए केवल नमक बेच के, पिसा हुआ नमक, उसके पिशू लोन हम जो लोग बोलते हैं सिलबट्टे में पीसते हैं, उसको बेचा और 4 करोड़ रुपए कमा दिए। तो ये कमाने वाले कमाते रहते हैं, वो सरकार पे डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं। ये भी ठीक बात है सर। और पीजे कुरियन ने जो किया और अमूल वाले ने भी जो किया, कोई सरकार के भरोसे रह के नहीं किया, अपने आप ही किया उन्होंने। बिल्कुल। सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाए, यहाँ पे 4 धाम की रोड है अच्छी बनाई, ये ट्रेन के काम में थोड़ा सा तेजी लाई, वैसे अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया है। भविष्य में ये लाइफ लाइन बनेगी, ये जो 4 धाम रेलवे है इसको उत्तरकाशी और गंगोत्री यमुनोत्री तक भी बढ़ाया जाए। और जो कर्णप्रयाग में पैच छूट रहा है बागेश्वर तक जो ट्रेन आ रही है काठगोदाम से, उसको कर्णप्रयाग में सिवाई में जोड़ा जाए, तो कुमाऊं की साइड जाने वाला जंक्शन भी बन जाएगा। बिल्कुल। एक हम लोग जो है ना बड़ा मतलब जहाज का एक हेलीपैड गैनकनथोली में बना सकते हैं, जो इंटरनेशनल हवाई अड्डे के साथ साथ हमारी सैन्य सुरक्षा के लिए भी होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल काम करे। और जो दूसरा जो है ना, सरकार पार्किंग बना दे, अभी सड़कों के किनारे पर्याप्त पार्किंग बनाए, क्योंकि अब हर आदमी कार से आ रहा है तो पार्किंग की हमारे पास शॉर्टेज है। पार्किंग बने। और दूसरा यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म करे, सिर्फ चेक करे कि कोई मतलब कोई सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग करे यात्रियों की, और बाकी जो है ये ऑनलाइन बुकिंग और ये सब झंझट खत्म करे। सिर्फ जो हमारा हेली वाले हैं वो कर सकते हैं इसको, या जो ट्रांसपोर्ट वाले वो कर सकते हैं। सरकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म करे, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, इससे यात्रा कम हो जाएगी हमारी। जी। और 2 महीने का यहाँ पे यात्रा सीजन होता है, मई जून में, 15 जून के बाद बारिश लग जाती है, थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर में चलता है।
तो 4 महीने के लिए सरकार पर्याप्त व्यवस्था करे, अच्छे मेडिसिन करे, अच्छी सहन सफाई रखे, इतना काम करे तो हमारी यात्रा अच्छी चलेगी। ठीक है, मैं तो बात है बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस। ठीक है सर, ठीक है। प्रभा जी, आपका फाइनल कमेंट जवाब के साथ शॉर्ट में। रवि जी देखिए, जिस प्रकार हमारा आज का मुद्दा होम स्टे था, तो निश्चित तौर पर मैंने शुरू में भी ये कहा था कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है गांव में स्वरोजगार बढ़ाना, जो ताकि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी आर्थिकी मजबूत हो। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि हम केवल होम स्टे पे डिपेंड रहेंगे, उसके साथ साथ सरकार ने मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, जो वहां पे जो लोकल स्ट्रक्चर है उसके साथ भी हमारे युवाओं को जुड़ना पड़ेगा। केवल हम ये, और अभी मिलेट्स के लिए देखिए कितनी सब्सिडी दी जा रही है, एग्रीकल्चर के लिए कहा जा रहा है, सरकार ने खुद वहां पे एग्रीकल्चर के नए उपकरण भी दिए जा रहे हैं, उन पे इतनी सब्सिडी है। और चकबंदी के लिए मैं कहूं, या ये जो एनिमल्स हैं, खेती को मैं ये कहूं कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकार का ध्यान इन सब चीजों के ऊपर है। और आए दिन हम पढ़ रहे हैं, वो जब भी चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो बागवानी हो, कृषि हो, मिलेट्स हैं, और हमारे मिलेट्स को विदेशों में भी पहचान मिल रही है। आज तो वो मैं ये कहूं कि दवाई के रूप में भी काम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ के लोगों ने उनको खाना बंद कर दिया, लेकिन विदेशों में अब उनकी पहचान है। तो वो भी मेरे को लगता है कि ये धीरे धीरे होता है। अब एकदम से अगर ये कह देना, लेकिन जिस प्रकार से मैं ये कहूंगी सरकार गंभीर है और वो लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, सरकार लोन दे रही है, तो उन चीजों को धीरे धीरे, मतलब 4-5 चीजें अगर गांव में आगे हमारे युवा करते हैं तो उनको बहुत व्यापक तौर पर इसका फायदा मिल सकता है, और बाकी काम चल ही रहे हैं। ठीक है, भंडारी जी। सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे उसमें होम स्टे हो, चाहे कोई दूसरी भी सूर्यधार योजना थी और भी योजनाएं, लेकिन ये सिर्फ कागजी ना हो और वाकई में अगर सरकार इसमें काम करने या हमारे प्रदेश की हित में काम करना चाह रही है, तो अभी उन्होंने अपने होम स्टे वालों से कुछ सुझाव लिए। तो मैखुरी जी ने अभी बताया कि आपके टिप्स पे हैं, कोई बात नहीं, अभी हर समय उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपने उनसे सुझाव क्या लिए और उन सुझावों पे अमल कैसे करेंगे? ये 6 महीने का कोई कार्यक्रम नहीं होगा कि भाई आपने आज कर दिया और 6 महीने बाद इसको एक जारी कर देंगे। अभी हमारी बताते हैं 4 धाम जो यात्रा है 6 महीने के लिए बोलते हैं, 2 महीने तो बरसात में खत्म हो जाती है। तो मुश्किल से हमारे जो व्यवसायी लोग हैं, कोई चाहे उसमें गाड़ी वाले हैं, होटल वाले हैं, होम स्टे हैं, इनकी 3 महीने 4 महीने इस योजना ये व्यवसाय चलते हैं। उसके अलावा आप कभी भी चाहे उत्तरकाशी चले जाएं, चाहे चमोली चले जाएं, रुद्रप्रयाग चले जाएं, पिथौरागढ़ चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, ये देवीधुरा चले जाएं, मैं ये बता रहा हूं कि लगभग 7-8 महीने आपके होटल हों या होम स्टे हों, ये बिल्कुल बंद रहते हैं। तो सरकार पहल करे इसमें कि किस तरह से करना चाहिए। भाई खाली आप हवाई बातें करेंगे, हर दिन एक नया सिप होगा छोड़ेंगे, ये जनता के सामने उजागर होगा। मीनाक्षी जी, शॉर्ट में। उत्तराखंड वो राज्य है जहाँ पे कई गांवों में अभी तक बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे बिजली, पानी और ये इंटरनेट जैसी सुविधाएं जो है वो मौजूद नहीं है। और ये बात कर रहे हैं होम स्टे की, ये लोग वहाँ पे कूड़ा, संचालकों ने भी ये बात की, जब मैं संवाद सुन रहा था उन्होंने कहा कि इंटरनेट ये समस्याएं हैं, वही मैं कह रही हूँ। और ये फिर ये बात करते हैं कि हम होम स्टे को बड़ा यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं, बुनियादी जरूरतें तो पूरी करिए। और दूसरी चीज, कूड़े का प्रबंधन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। जितने पर्यटनों को बुला रहे हो, जितना पर्यटक आप बुला रहे हो यहाँ पे, उतना कूड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन हम तो यहाँ पे, अभी टिहरी की तरफ चले जाइए आप, टिहरी डैम की तरफ, वहां आपको पहाड़ों पे कूड़े का ढेर मिलेगा। पौड़ी की तरफ चले जाइए, वहां पहाड़ पे कूड़े का ढेर मिलेगा। तो कूड़े का प्रबंधन करिए और बिना मतलब की हवाई बातें ना करें। ये जरूरी है कि पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे देश के लिए। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, इस समय जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी एक मजबूत सरकार यहाँ पर है। उनकी सरकार को, धामी जी को, देश के सबसे खूबसूरत युवा मुख्यमंत्री की सरकार को कोई ऐसे टेंशन भी नहीं है कि कोई विपक्ष उनकी गद्दी छीनने वाला है। वो बात अलग है कि उनके आपसी खींचतान में वो बेचारे बार बार भाग के दिल्ली पहुंचते रहते हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि सरकार को ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए। ये प्रयास सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए कि जैसे हमने एक दिखाने के लिए एक प्रयास देखा, जो हमारा जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें 3000 करोड़ के एमओयू धरातल पर कितने उतरे, वो आंकड़ा सरकार के पास आज तक नहीं है। 2 बार हमारे पास इन्वेस्टर समिट हो चुका है, 2 बार हमारे पास ग्लोबल समिट हो चुका है, लेकिन कोई आंकड़ा यहाँ पर नहीं है कि वो जो एमओयू साइन हुए थे वाकई में उनमें पैसे मिले या सिर्फ साइन होकर ही रह गए। तो उत्तराखंड में ईमानदारी से काम करने की और धरातल पर प्रयास करने की आवश्यकता है। वक्त इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए।
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में होम स्टे को सरकार एक बहुत बड़े तौर पर लेकर आना चाहती है कि ताकि यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार मिल सके। अभी जो संवाद हुआ उसमें जो निष्कर्ष निकला उसमें क्या कुछ नया किया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे ताकि वो संवाद सफल हो पाए और जो होम स्टे संचालकों ने अपनी वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये उनको दिक्कतें आती हैं उस पर सरकार क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।